हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शहर में, मालेगांव शहर में बहुत सारी सियासी शख्सियात गुजरी हैं। उन्हीं शख्सियात में एक नाम था मरहूम निहाल अहमद साहब का, जिसे आप, हम और हमारा पूरा शहर एक पॉलिटिकल लीजेंड के तौर पर भी जानता है। तो दोस्तों, आज मरहूम निहाल अहमद साहब की दुख्तर यानी कि उनकी बेटी शान हिंद और उनके शौहर मुस्तकीम डिग्निटी हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो आइए मिलते हैं मोहतरमा शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी भाई से। मुस्तकीम भैया, मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से अदा करूंगा, आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और काफ़ी लोगों की फरमाइश, कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि यार मुस्तकीम भैया को और मैडम को इस शो में लाया जाए। तो मैंने उनकी ख्वाहिश का लिहाज रखते हुए आप लोगों को इनवाइट करा। आप लोगों ने उनकी मोहब्बतों का लिहाज रखते हुए आप लोग भी तशरीफ़ लाए। तो अपन कॉफ़ी के साथ शुरू करते हैं। मेरे पास इसके मतलब डिज़ाइन वाले 2 ही कप थे एक्चुअल में, तो मैं अपने सादे कप में पीता हूँ, आप लोग इसमें। तो मुस्तकीम भैया, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, सियासी, शुरू से आपका घराना सियासी था ही नहीं या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था। सियासत में आने का जहन कैसे बना? नहीं, ऐसा है कि मेरा घराना सियासी नहीं है, लेकिन बचपन में हजार खोली में अगर म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन होता था तो पहले बच्चों को गोली वगैरह बिस्किट, यानी आमतौर पे तो गोली देते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो ऐसा कुछ म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में करते थे। पंचन्नू का इलेक्शन हमारी गली से शेख रशीद साहब लड़े म्यूनसिपलिटी का, उनके सामने मासूम शाह लड़े, तो उस वक्त ये सब चलता था। अच्छा। फिर सच बात यह है कि एटीटी स्कूल में बुलंद इकबाल से दोस्ती हुई। ओके। और उनके साथ स्कूल में आना जाना, फिर उन्हीं के साथ घर पर आना जाना, और वो पूरे सियासी निहाल साहब के लड़के। फिर निहाल साहब के जलसों में, मीटिंगों में जाना शुरू हुआ। वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो जो पट्टी वगैरह बिछाते हैं वो, बस इससे धीरे धीरे दिलचस्पी उसमें बढ़ती चली गई। जब बुलंद इकबाल के साथ रहने लगे तो दिखती बात है, आसपास के सब माहौल सियासी, उनका सियासी फील्ड थी और उनका पूरी फैमिली सियासी थी, तो कहीं ना कहीं उसमें दिलचस्पी धीरे धीरे आती चली गई और फिर सियासी घराने में शादी हो गई। ये है गलत, यानी उसमें सितम ये होगा कि सियासी घराने में शादी हो गई फिर पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए। मैडम, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। साहब जब तक थे, हयात थे, और माशाल्लाह आज भी देखो 2 लोग साहब को अच्छे ही याद करते हो, तो जब साहब थे, हयात थे और आप छोटे रहे होंगे, तो उनकी कोई ऐसी बात जो आपको कभी भूल ही नहीं जाती? मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई बात आप शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। मैं तो बचपन से जो सियासी माहौल देखी थी घर पे, तो वो माहौल और आज के माहौल में बहुत फ़र्क है। उस वक्त जो सोशलिस्ट लीडर होते थे, खुशनसीबी ये रही कि हमेशा पाए के सोशलिस्ट लीडरों से ताल्लुकात रहे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब मालेगांव आए, उनके साथ भी वक्त गुजारने का मौका मिला। हिंदुस्तान की हुकूमत में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे दंडवते साहब, उनके साथ भी वक्त, यानी वालिद से इतने वो करीबी ताल्लुकात थे कि बड़े बड़े लीडरों के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ हो और पासवान साहब के साथ हो, तो बचपन से उनको देखते आए। तो और आज जो हालात देखते हैं, एक बड़ा लीडर जो उस वक्त वज़ीर दफ़ा रहते फर्नांडिस साहब, उनका जो जीने का तरीका था, उनकी सादगी थी, और आज आप देखेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं जो मेरे वालिद से सीखी, उनकी एक सोच थी कि इलेक्शन जो है वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन एक्चुअल जो है नीयत, काम करने की नीयत। जब आदमी काम करता है, सियासत में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो सब्र और दूसरा जो है बर्दाश्त करना, यानी जो हमारा सब्र है, और दूसरा ये है कि कुछ करने की चाह होना। तो जब हम चाह आती है तो ज़रूर हमारे काम में भले ही मुश्किलात हो, लेकिन उस वक्त सब्र करके आवाम के लिए खिदमत करना, ये सियासत का पहले निस्बुल ऐन था। आज जो है वो हालात बदल गए। लोग जो हैं, पहले लीडर ढाल हुआ करता था, यानी जो भी वर्कर पर, पार्टी पे, शहर पर आफत आती थी तो वो लीडर उसके लिए बचाव का काम करता था। मैंने साहब के बहुत सारे वाक़यात देखे ज़िंदगी में, जो साहब ने पहले से, सियासतदान ऐसा है जो अपनी उसकी इतनी वसी सोच होनी चाहिए कि आने वाले हालात को, जैसे कारपोरेशन की मुखालफत साथी निहाल अहमद साहब ने की, वो हमेशा ये चाहते थे कि मालेगांव म्यूनसिपलिटी जो थी, म्यूनसिपल काउंसिल, वो कायम रहे।
और वो ये मानते थे कि मालेगांव शहर जो है वो पसमानदा है, या मजदूर तबका 70% से ज़ायद है। आज आप देखेंगे एक छोटा कारखानेदार भी अगर है तो वो अपने ही कारखाने में मजदूरी भी करता है। तो यहाँ टैक्सेस बढ़ने नहीं चाहिए। तो इसलिए साहब ये उनकी दूरअंदेशी थी कि वो कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ रहते थे। वो चाहते थे शहर ज़िला बन जाए लेकिन कॉरपोरेशन ना बने। ना बने। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे मैंने जो साहब बोला करते थे, ये जैसे साहब की एक जो बात थी कि फसाद के वक्त उन्होंने कहा था कि पुलिस की गोली को आँख होती है और वो मुसलमान का सीना पहचानती है। और आज के हालात में आप देखेंगे 2014 के बाद कितनी की सियासत दूरअंदेशी की में बात। दूरअंदेशी की बात। बेशक। तो मैं जब आज के हालात में देखती हूँ तो कई बातें जो साहब के साथ जो लोगों ने वक्त गुजारा है वो बताते भी हैं। मैं इतना वक्त नहीं गुजार पाई उनके साथ, लेकिन वो सब चीज़ों की उन्होंने पहले ही बातें बताई थी कि शहर में और हिंदुस्तान के ऐसे हालात होंगे। साहब हमेशा फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ रहे, चाहे वो अक़लियत के लिए फ़िरका परस्ती हो, चाहे अक्सरियत के लिए फ़िरका परस्ती। बिल्कुल। वो सोशलिस्ट जहन के समाजवादी विचार के थे और उसी विचार पर हम लोग चल रहे हैं। एज ए बाप आपने उनको कैसा पाया? इंतहाई शफीक बाप, ऐसे बाप जो कभी जो आज होता है ना बाप धौंस जमाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं। अगर मेरे वालिद से कोई बात हो जाए हम लोगों से, चाहे उनको ये एहसास होता है कि मैं कुछ गलती कर दिया हूँ, तो वो कभी भी माफ़ी मांगने के भी अपने बच्चों से एतराज़ नहीं करते थे। हमको शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो इंतहाई और बुलंद इकबाल में हम दोनों ने सियासी माहौल में साथ में सियासत की शुरुआत की। मेरे और बुलंद इकबाल के बीच में उम्र में बहुत कम फ़र्क था। हाँ। वो मुझसे बड़े थे लेकिन उम्र में बहुत कम फ़र्क था। तो साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़की है तो मैं इनको सियासत में जैसा माहौल रहा है मालेगांव का पीछे रखूं। उन्होंने साथ में इलेक्शन लड़वाया एक ही वक्त में हम लोगों को, यहाँ तक कि सियासी तौर पे लोगों का प्रेशर भी आया कि तभी इसकी शादी नहीं हुई है, आप इलेक्शन मत लड़वाओ। तो उन्होंने बोला जब मैं मेरे लड़के को इलेक्शन लड़वा रहा हूँ, वो अच्छा वर्कर है, तो मैं इसीलिए अगर मेरी लड़की अच्छी वर्कर है तो मैं वो लड़की होने की वजह से उसको नहीं इलेक्शन लड़ाऊँ। मैं इस तरह की पॉलिसी नहीं रखता। बहुत अच्छी बात। और उन्होंने मुझे पार्टी का नायब सदर बनाया। बुलंद को ओहदा देने से पहले हाँ। उन्होंने मुझे ओहदा दिया था, नायब सदर मुझे बनाया था जनता दल का। माशाल्लाह। मुस्तकीम भैया जैसे साहब जो थे हमारे, वो लीजेंड, मतलब अपने मालेगांव की पॉलिटिक्स में सबसे लीजेंड उन्हीं को माना जाता है आज भी। उनके जो फैसले हुआ करते थे शहर को लेकर या सियासी फैसले जो भी, तो उनकी हयाती में आपने उनसे क्या क्या सीखा, या उनकी ऐसी कौन सी बात आपको हमेशा याद रहती है? देखो, उनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि सियासत में, जैसा अभी शान हिंद बोली कि सब्र आना चाहिए जी। हम जब उनको देखे, यानी मैं जब से 99 का इलेक्शन पहला वो हारे, हाँ। मेरा उसके बाद से सियासी तौर पे ताल्लुक़ हुआ। पहला कारपोरेशन का जो इलेक्शन था 2002 में ना, तो उस इलेक्शन से ही इलेक्शन ही सियासी तौर पे एक्टिव हुए। उसके बाद 2004 का जब इलेक्शन आया असेंबली का, तो वो इलेक्शन में ऐसा लगता नहीं था कि निहाल साहब हारेंगे। यानी हर तरीके से पुलिस रिपोर्ट और बाकी सब पॉजिटिव थी। और जब रिज़ल्ट शुरू हुआ तो 6-7 राउंड के बाद ये समझ में आ गया कि इलेक्शन हार जाएंगे। ओके। तो सबको बोले कि कोई टेंशन लेने का नहीं, आराम से रहो, ये इलेक्शन में हार जीत होती है, और ऊपर चले गए कमरे में। मतलब ये कि कोई इलेक्शन हार गए उसका टेंशन, ये सियासत में रोज़ आना कोई ना कोई, ये एक ऐसी फील्ड है, बाकी हर फील्ड में एक जैसी चीज़ें काफ़ी वक्त तक चलती होंगी, मगर सियासत में रोज़ आना कुछ ना कुछ नया जूना होता, कुछ हमसे होता, कुछ सामने वाला करता। पॉजिटिव सियासत भी होती, निगेटिव सियासत भी होती, यानी हर तरीके की सियासत होती। उन सबको झेलना और उन सबको बर्दाश्त करके आगे बढ़ते जाना और हर चीज़ का मुकाबला करना, किसी चीज़ को देखकर उससे घबरा जाना या डर जाना, ये ही उनके अंदर सबसे बड़ी सलाहियत मैं देखा। और उसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज हमको सियासी तौर पर हो रहा है। कितनी भी बड़ी ताकत सामने आ जाए, इलेक्शन हारेंगे जीतेंगे, इलेक्शन के अलावा भी सियासत में कोई ना कोई मामला चलते रहते हैं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी किसी चीज़ का खौफ नहीं खाना, और जिस उसूल और जिस सियासत को लेकर चल रहे हो
उसमें कुछ भी आ जाए, अपने उसूल से हटना नहीं। नानी है। वो फिर जेल जाने की नौबत क्यों ना आ जाए, कोई और मामला हो जाए, वर्करों के ऊपर अगर कोई मुसीबत आई तो डट कर उनके साथ खड़े रहना, यही सब चीज़ें उनके अंदर थी और यही हमने उनसे सीखा। वेरी गुड। सब्र, हिम्मत और हौसला। तो उनका कोई ऐसा कोई किस्सा या कोई वाकया ऐसा कुछ याद है क्या साहब का जो आप भूल नहीं पाते हो कभी? ऐसा था कि 2006 बम ब्लास्ट के बाद, जिसमें सारे मुसलमान अरेस्ट हुए, और बाद में असीमानंद का बयान 2008 के ब्लास्ट में असीमानंद मालेगांव ब्लास्ट में पकड़े गए। उसके बाद उन्होंने असीमानंद ने जेल में से ये बात कबूल की कि 2006 के ब्लास्ट और ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, इन सब में भी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। उसके खिलाफ एक तहरीक साहब चलाए, बस स्टैंड के पास धरना देने की बात हुई, सारी पुलिस फोर्स, SRP सब आ गई मालेगांव में, और ऐसा लगता नहीं था कि वहाँ पे धरने पे बैठा जा सकता। साहब की एज भी काफ़ी हो गई थी और सब लोग किनारे किनारे खड़े थे, यानी जितने एहतजाज करने वाले लोग थे उससे 4 पट ज़्यादा वहाँ SRP और पुलिस थी। और हम लोग भी छोटे ही थे जब, कोई ऐसा बहुत एक्टिव वो नहीं, यानी बहुत समझने वाले या बहुत समझदार सियासी लोग नहीं थे। रोड पर सबसे पहले अकेले निकले और मांडी मार के रोड पे बैठ गए। अच्छा। उसके बाद सब लोग वहाँ जाना शुरू करें। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पे कोई धरना नहीं दे पाएंगे, नहीं बैठ नहीं पाएंगा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सबसे पहले वो थे जाके बैठे। उसके बाद फिर दूसरे लोग देख देख के, यानी ऐसा नहीं हुआ कि लीडर ने दूसरों को बोला कि तुम जाके पहले बैठो। पहले आमतौर पे क्या होता है कि पहले लीडर के वर्कर जाते, फिर लीडर आखिर में आते, लेकिन इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने पर भी सबसे पहले वो जाके बैठे, उसके बाद बाकी वर्कर पार्टी के धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जमा गया। होने। मतलब ये कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो और तुम लीडरी कर रहे हो तो सबसे पहले तुमको सामने फ्रंट पे आना है, बेशक। ढाल तुमको बनना है, और जो भी होगा उसका सामना तुमको करना है। तो ऐसे कई वाकयात थे जो उनसे सीखने को मिले। मैडम, मैं चाहूँगा कि साहब के जो आखिरी आयाम थे जब वो बीमार पड़े, तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा पब्लिक को पता चले कि आखिरी आयाम में साहब कैसे मिजाज था उनका, क्या क्या किया करते थे। और साहब की हमेशा से आदत रही कि रोज़ाना वो अखबार पढ़वाते थे। अच्छा, पढ़वाते थे, उनके ये आदत कौन थी। पढ़ता था उनके लिए अखबार? आखिरी अय्याम में तो हमारे साथ मोइन अख्तर रहते हैं, वो और ऑफिस में आपके जो काशिफ हाँ। फरोग भाई, फरोग जाफरी, हाँ। फरोग जाफरी, वो ज़्यादातर वो आए। ओके। उन्होंने अखबार वो पढ़ते थे। साहब की आदत थी, वो हेडिंग पढ़वाते थे, जब हेडिंग में उनको इंटरेस्ट लगता था तो उस पर वो ब्लू पेन से टिक करवाते थे। अच्छा। और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट था तो ब्लू के बाद रेड, और फिर वो पूरी न्यूज़ पढ़वाते थे। अच्छा। और जब पढ़वा लेते थे तो खुद पढ़ते थे, यानी वो इतनी उम्र में भी वो हर चीज़ में फिर उनका मशवरा वो देते थे कि ऐसा करना चाहिए। और आखिरी अय्याम में ऐसा था कि याददाश्त बिल्कुल मजबूत थी ने साहब की। अच्छा। जिस तरीके से मैं उनको देखती, एक एक वाक़यात उनको याद रहते थे, और वो अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़्यादा जो असर था वो सोशलिस्ट लीडरों का था, जिसमें वो 2 लीडरों की बहुत तारीफ़ करते थे। एक तो एक ND पाटिल थे, शायद मेरे से नाम में गलती हो रही होगी, मराठा बड़े लीडर थे, मेरे ख्याल से शरद पवार साहब के बहनोई थे वो। अच्छा। वो मराठा लीडर थे, और उनकी जो बेटी थी उन्होंने एक दलित लड़के से मोहब्बत कर ली थी। और वो जब अपने वालिद को बताई कि मैं, हमारा ड्राइवर है, उनका लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का था लेकिन दलित था, तो वो इतने बड़े लीडर होने के बाद वो अपने ड्राइवर के घर हाथ जोड़ के गए अपनी लड़की का रिश्ता लेकर। हाँ, क्या बात। तो वो साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे। और दूसरे जो दंडवते साहब, मधु दंडवते, अच्छा। ये ऐसे लोग थे जो MBBS कर रहे थे। इनकी बीवी परमिला दंडवते थी जो IAS की ट्रेनिंग ले रही थी पास होने के बाद, लेकिन इमरजेंसी के वक्त इन्होंने मुखालफत में अपनी नौकरी और तालीम छोड़ के समाज के लिए काम किया। और आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ मधु दंडवते का, तो उन्होंने अपने पूरा जिस्म वो JJ हॉस्पिटल को दे दिया था। अच्छा। एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उनकी साहब बहुत इज्जत करते थे। यानी ये 2 लोग आइडियल थे साहब के। आइडियल मतलब उनके दोस्त ही थे वो। ओके। एक तो जो थे, मैं जिनकी पहले आपको पूना के लीडर की बात, वो हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन वो भी समाजवादी विचार के थे, और मधु दंडवते हमारी पार्टी के थे। अच्छा। लेकिन इस पहले ऐसा माहौल था
कि ब्राह्मण लीडर भी आते थे मालेगांव में। मुझको याद है एक सुरेश वहाँ से बिहार से लीडर आते थे मालेगांव। तो एक मर्तबा सुरेंद्र मोहन बिहार के बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, वो आए और उनको न दीपक भोसले साहब के यहाँ साहब ने उनको मुकाम करवाया था। सुबह सुबह निहाल साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बोला निहाल भाई हम लोग मालेगांव क्यों आते हैं? अच्छा। बीफ खाने के लिए, आप हमको यहाँ घास फूस खिला रहे हैं। अच्छा। तो पहले वो ब्राह्मण लीडर होने के बाद भी समाजवादी लोगों का जो जहानत सोच थी ये सबको मसावी समझने की थी। अब निहाल साहब के आखिरी अयाम में पूरी उनकी ज़िंदगी का जो तरीका था, एक वाक़या ये ख़ास है कि आखिरी दफ़े जब यहाँ से मालेगांव से निहाल साहब जा रहे थे एम्बुलेंस में नासिक, यानी आखिरी सफ़र था उनका ज़िंदा, यानी एडमिट होने के लिए जा रहे हाँ, यहाँ से डॉक्टर ने कह दिया, तो उनको रेस्पिरेटरी काउंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उनको भेजा गया उखाड़ में। तो वो जब जा रहे थे तो नवीद आलम हमारे साथ रहता, उन्होंने साहब की चप्पल उठाई अच्छा। पहनाने के लिए, लेकिन वो मना की। वो अपनी चप्पल किसी से उठवाते नहीं थे, अच्छा। ना अपनी चप्पल वो किसी को छूने देते थे। उनका मतलब ये था कि जो काम हम करने में ज़िल्लत महसूस करते हैं वो किसी और से नहीं करवाते थे, चाहे वो अपने बच्चे, जो हमसे पूरी उम्र में कभी पैर नहीं दबवाया उन्होंने माशाल्लाह, क्या और मैंने कभी अपने वालिद से ये नहीं सुना कि मेरा सर दुख रहा है। अच्छा। हम लोग बोलते थे हमारा सर दुख, वो बोलते थे कि मुझे समझ में नहीं आता इतने इतने बच्चों का सर कैसे दुखता है। तो वो अपनी ज़िंदगी में वो हमेशा पोलाइट रहे। और मैं जो आज हालात देखती हूँ सियासी तौर पे जो उठता है, मैं एक वाहिद शायद ख़ातून बची हूँ सियासत में अभी इस वक्त, तो लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं। मेरे वालिद से मैंने सीखा था, जब पहला इलेक्शन मैंने लड़ा था उस वक्त साहब मुझे बैठा कर बोले थे कि तुम सियासत में आ रहे हो तो दुनिया क्या बोलती है इसकी तुमको परवाह नहीं करनी, तुमको अपनी नीयत सही रखनी और इतना याद रखना है कि जब आईना देखो तो खुद से शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। वो जुमले में उन्होंने मुझे सब सिखा दिया था। इसलिए जो ज़ाती तौर पे लोग बोलते हैं, ये पहला मौका मुझे मिला इस बारे में बोलने का, तो मैं उसकी परवाह नहीं करती। एक चीज़ ये है कि अगर हम परवाह करेंगे, अल्लाह ने अगर हमको सलाहियत दी है खिदमत खल्क़ करने की, तो लोगों की बातों की वजह से हम अपने जज्बे को, अल्लाह की दी हुई नेमत को ज़ाया नहीं कर सकते। तो हमको खिदमत करनी है, ये मेरे वालिद से मैंने सीखा। एकदम बिल्कुल आखिरी अयाम में भी जो आज अब देखते हैं गुंठेवारी के जो मसले हैं, लेआउट बिन शेती नहीं जो इलाका है, उसमें आखिरी वक्त में भी साथी निहाल साहब जब कमज़ोर थे बिल्कुल जिस्मानी तौर पे, तो जगह जगह जाके वो मीटिंग लेते थे और लोगों को बोलते थे कि गुंठेवारी का तुम पट भरो और इसको लेआउट करवाओ। और आज देखो वो नहीं करने की वजह से शहर बहुत, इस जो लैंड जिहाद का मामला जो बोला जाता है, ये वही है जिसको साहब बोला करते थे कि गुंठेवारी के पट भरो कायदा ख़त्म होने वाला। तो ये आखिरी वक्त में भी उनके अंदर जो जज्बा था और जो हौसला था काम करने का, वो हर सुबह ये उठते थे कि ना कभी कि भाई अब मैं इतनी उम्र हो गई है तो मैं कोई काम नहीं करूं। वो इतना, जिस वक्त वो जवान होंगे, जिस सोच से होंगे, वो वैसा ही उनका जज्बा रहता था। उनको न्यूज़ जानना, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, वो अगर अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ भी वो दिलचस्पी लेके पूछा करते थे। जिस वक्त साहब के आखिरी अय्याम में तबीयत ख़राब थी, उस वक्त JNU में बड़ा एहतजाज हो रहा था दिल्ली में। अच्छा। तो उस वक्त क्या नाम था इनका, कन्हैया कुमार की खबरें बहुत वो सुनते थे। अच्छा। और अखबार में भी वो अगर कहीं उनकी न्यूज़ रहती तो बार बार वो पढ़वाते थे। अच्छा अच्छा। और साहब की आदत थी कि वो रोज़ाना नावल पढ़ते थे। मैंने सुना है इब्न सफ़ी को बहुत ज़्यादा हाँ, पसंद हिंदी न्यूज़ भी, हाँ, हिंदी नावल भी वो पंडित केशव की साहब और इब्न सफ़ी, ये इनकी जो है नावल पढ़ते थे। आखिरी एग्जाम में जब उनको बीनाई ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी तो वो चश्मे में आई ग्लास लगा के वो किताबें पढ़ते थे। इतना शौक था, बहुत शौक था। क्या वो पढ़े भी, अगर 1 पेज 2 पेज वो रोज़ाना पढ़ते थे हिंदी की और उर्दू की, ये उनकी आदत रही। तो मुंबई जब एडमिट करने के लिए ले गए, नासिक गए थे, नासिक में, सॉरी, जब नासिक एडमिट किए साहब को, तो फिर उसके कितने दिन बाद उनका इंतकाल हुआ? उस वक्त भी आप साथ में रहे थे? मैं यहीं थी, ये लोग साथ में थे। तो फिर मैं भैया से ही पूछना चाहूँगा, भैया कि उस वक्त के हालात थोड़े से बताओ। हम लोग यहाँ से द्वारका मनी से निकले दोपहर बाद। अच्छा। इतवार का दिन था, शाम में एडमिट हुए और रात में कुछ उनकी तबीयत 3 बजे और बिगड़ी, रात में 3 बजे। तो कोई डॉक्टर बोला कोई इंजेक्शन देना है, वो इंजेक्शन दिए, मगर वो तबीयत संभली नहीं। सुबह 9:30 बजे साहब का इंतकाल हो गया। दूसरे ही दिन इंतकाल हो गया था। जिस वक्त हम ओकाड़ में थे जब एडमिट किए, तो उस वक्त तो किसी को समझा ही नहीं था कि कौन एडमिट हुआ है।
अच्छा। अब जब सुबह इंतकाल हुआ उसके बाद जब सब लोग आना शुरू हुए, कलेक्टर आए, वहाँ के कमिश्नर आए, भुजबल साहब आए, और जो साहब के मानने वाले लोग थे वहाँ, वो सब कुछ वकला हजरात, तो वो पूरे हॉस्पिटल में फिर वो हुआ कि यार कौन आया, किसका इंतकाल, कोई बड़ा आदमी आया है, और वो सब मामला हुआ। फिर हम निकले तो ये हुआ कि साहब को मंत्रालय से, गवर्नमेंट से वो आया कि इनको तिरंगे झंडे में, अच्छा। और क्या उसको बोलते हैं, गॉड ऑफ ऑनर जो करते गॉड ऑफ अच्छा, ऑनर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ देना है। अब हम लोग जब पहुँचे तो प्राण साहब उस वक्त आए। अब मैयत का टाइम हमने ऐसा बात का ऐलान किया, अब तिरंगा झंडा रात में नहीं लगा सकते थे। अच्छा। अब वो लोगों का बोलना था कि यार हमको मंत्रालय से जो लेटर आया है उस हिसाब से तिरंगे में उनकी तदफीन होंगी और गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, लेकिन ऐलान रात का था और रात में कर नहीं सकते थे। तो फिर बातचीत उनसे की गई, उस वक्त डीवाईएसपी साहब वगैरह थे, तो ये तय हुआ कि ऐलान अब हो चुका है ऐसा बात का, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, बाहर से भी आने वाले, तो गॉड ऑफ ऑनर कब्रस्तान में दे दिया जाए। तिरंगा झंडा अगर रात में नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। ऐसे उनकी तदफीन हुई। और तदफीन क्या, जिस वक्त वो मालेगांव आए, बारिश हुई, हवाएं तेज चली, मतलब एक एकदम माहौल ही गमगीन और एक उदासी का माहौल, जैसे पूरे शहर में ऐसा लग रहा था कि इनके वहाँ मैयत हुई है। ऐसा नहीं है, मालेगांव शहर के हर घर में मैयत हुई है, हर रोड चौक चौराहों पर मैयत हुई है। ऐसा माहौल उस वक्त 29 फरवरी 2016 का था। मैडम, आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो हमारे शहर के सियासी हालात हैं, ज़ाहिर अभी इलेक्शन का डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं शहर के लिए, यहाँ की आवाम के लिए? आपने क्या क्या सोच रखा है, मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं हम, कि आपने क्या सोचा है कि आगे हम शहर के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? आप देखेंगे कि जब साथी निहाल अहमद साहब थे एमएलए, जी। उस वक्त मालेगांव शहर जो था उसका मुकाबला जो है औरंगाबाद, नासिक और बड़े शहरों के साथ होता था। और ये आम लोग भी बोलते थे, जब निहाल साहब को हटाने की, तब्दीली की बात शुरू हुई, जब भी ये बोलते थे कि नासिक इतना आगे चला गया, अपना शहर आगे नहीं गया। लेकिन अब इतना पसमानदा हो गया है मालेगांव कि हमारा मशरकी हिस्सा मालेगांव शहर का और मगरबी हिस्से में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। हमारे आज भी इतना पुराना शहर होने के बाद भी बुनियादी सहूलत जो है, जिसको हम सड़क बोलते हैं, और गटर जो ड्रेनेज का मामला है, और साफ़ पानी, ये शहर के नए इलाकों के साथ साथ पुराने इलाकों में भी ये तकलीफ़ है। बुनियादी सहूलत से मालेगांव शहर जो है वो आज महरूम अभी तक है। तो सबसे अहम बात है, इसमें एक वाक़या मैं बताऊंगी। एक मरतबा मैं मेरे वालिद के साथ जा रही थी, तो यौला जिसको बोलते हैं अपन, वहाँ पहुँची। जैसे ही वहाँ तो नया भुजबल साहब आए थे चुन के, उन्होंने बाहर गार्डन, यानी जो बिल्कुल हाईवे पे ही गार्डन था, कॉलेज थी। मैं बोली मेरे वालिद को कि इन्होंने बहुत डेवलप कर दिया है, यहाँ कॉलेज आ गई है, यहाँ जो है वो गार्डन बन गया है। तो मुझे साहब बोले कि सबसे अहम, अगर किसी शहर की आपको तरक्की देखना है तो गरीबों की बस्ती जाके देखो। अगर वहाँ साफ पानी आता है, गंदा पानी बहता है, सड़कों पे नहीं आता, और सड़क अच्छी होती है और पक्के मकान होते हैं, वो है किसी भी शहर की और गांव की तरक्की। सिर्फ एक तरफा तरक्की है, ये तरक्की नहीं होती। इसीलिए वो हमेशा राशनिंग कार्ड का, लोगों का वजीफे का काम, ये सब करते थे। तो सिर्फ एक इलाके में तरक्की होना ये शहर की तरक्की नहीं। शहर के हर इलाके में, चाहे वो गरीब की बस्ती हो चाहे अमीरों की बस्ती हो, लेकिन हमारे यहाँ आज आप देखेंगे कि दोनों बस्तियाँ जो बुनियादी सहूलत से, आप देखेंगे पक्के मकानात जाएँ वहाँ भी सड़कें ख़राब हैं, वहाँ भी पानी का मसला ऐसा है। और ये जो बुनियादी मसाइल है, इसके साथ साथ सबसे अहम बात है हमारा तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि मालेगांव शहर जो है वो मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है। यहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे लैंड जिहाद का मामला, जन्म दाखिले का मामला, न जाने मस्जिदों पर जो अजान का माइक का स्पीकर का मामला है। तो निशाने पे मालेगांव रखा जाता है, वो इसलिए कि मालेगांव शहर अपनी एक तारीखी पहचान रखता है। ये अचानक शहर पर जो अभी बहुत सारी चीज़ें, जन्म दाखिले का मैटर आ जा रहा है, अचानक से क्यों शुरू हो गया? पार्लियामेंट के इलेक्शन में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी आगे थी। मालेगांव अकेली उनकी लीड भी तोड़ी
और कांग्रेस पार्टी की शोभाताई बच्चाओ चुन के भी आ गई। हाँ। ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई और उसके बाद से ही ये सब चीजें शुरू हुई। उस बीच में असेंबली इलेक्शन आया। हमेशा से कोई भी शहर अगर वो मजहबी तौर पर इलेक्शन में जाता है तो इसके असरात कभी अच्छे नहीं हो सकते। हम अगर बीजेपी को नापसंद करते हैं तो इसलिए नापसंद करते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी सही नहीं है। हमको कोई मोदी का चेहरा नहीं पसंद है या फडणवीस का चेहरा नहीं पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी मंदिर की सियासत, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मंदिर मस्जिद इस तरह की सियासत, और मंदिरों से भी सियासत करते। वो राम मंदिर का सवाल हो या उनके इलेक्शन का जब प्रचार शुरू होता तो मंदिरों से पूजा पाठ करके शुरू होता। तो इससे ये लगता है कि यार वो एक मजहब को, एक धर्म के लोगों के लिए काम करना चाहते। और उसी तरह की सियासत मालेगांव में हुई। मालेगांव हमेशा से सोशलिस्ट और सेकुलर लोगों का शहर रहा। ये शहर मजहबी जरूर है मगर ये कट्टरपन इसमें कभी नहीं आया। लेकिन अब इलेक्शन में जिस हिसाब से नारे लगे, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये सियासी स्टेज के नारे नहीं हो सकते। तुम्हारे मजहबी अगर प्रोग्राम है, वहाँ के तकारीर और वहाँ के इशूज़ अलग हो सकते, मगर सियासी स्टेज से इस तरह के अगर तुम नारे लगा रहे तो फिर अगर सामने वाला भी अपने स्टेज से, सियासी स्टेज से जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो फिर वो भी गलत नहीं है। उसको भी झेलो, फिर बर्दाश्त उसको भी झेलो। अगर वो गलत है तो फिर तुम भी सियासी स्टेज से मजहबी नारे लगाना सही नहीं है। ये सब चीज़ें देखी गई और ये हुआ कि यार ये शहर मुसलमानों का बहुत कट्टर शहर है। जबकि शोभाताई बच्चाओ कोई मुस्लिम लीडर नहीं थी, एक मराठा हिंदू थी जिसको मुसलमानों ने वोट दिया। यहाँ ऑलरेडी कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े थे, उनको वोट नहीं दिया गया। फिर असेंबली में जिस तरह से मजहब का इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ा गया तो कहीं ना कहीं फिरका परस्तों को मौका मिला सिर्फ परेशान करना। इस मकसद के तहत जन्म दाखिले का इशू हो, स्कूलों का इशू हो, लैंड जिहाद का इशू हो, या बहुत छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना दिया जाता। आज ही हमारी मीटिंग है जन्म दाखिले के मामले में। 8 महीने से जो लोग बंद है उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। अब उनको हाई कोर्ट में किस तरीके से उनकी मदद की जाए, इसके ताल्लुक से आज कमेटी की और वकला के साथ मीटिंग है। बोलने का मतलब ये है कि बहुत छोटा मामला है जन्म दाखिले वाला, यानी बहुत मामूली गलतियों को एक बड़ा इशू बना दिया गया। अभी आज ही किरीट सोमैया का एक न्यूज़ सुना मैं कि जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए हैं उन सब की वोटर लिस्ट से नाम कट करी जाए, वो बांग्लादेशी है। जबकि ना चार्जशीट में कोई बांग्लादेशी है, यहाँ तक कि SIT की जो रिपोर्ट है उसमें भी कोई बांग्लादेशी नहीं है। हम मालेगांव शहर में आप भी रहते, हम भी रहते, हमारे यहाँ सब कुछ हो सकता। लड़ाई झगड़ा होगा, नशे के बारे में ही मैं मानूंगा कि यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा, मगर मालेगांव शहर में कभी कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आ जाए और हमें समझेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने सोशल लोग हैं कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई 2 दिन के वास्ते आता तो उसकी पूरी कुंडली सवाल ही नहीं पैदा निकाल ली जाती। तो हमको पहले दिन से ये बात पता है कि यहाँ कोई नहीं निकलेगा। SIT की रिपोर्ट जानबूझकर नहीं दी जा रही। 9-10 महीने हो गए, 6 महीने का वक्त था। अगर आज SIT की रिपोर्ट आ जाए, सरकार ओपन कर दे, तो एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। सारा मैटर ही क्लोज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मगर मामला खत्म ना हो, उलझा हुआ रहे और सियासी फ़ायदा वो लोग उठाएं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सियासत की तरह हो, मस्जिद से मस्जिद मदरसे का काम हो। अगर मस्जिद से सियासी ऐलान हो कि एक खातून को या एक औरत अगर खड़ी है तो उसको वोट देना शरीयत के लिहाज से जायज़ नहीं है, ये अगर इलेक्शन के वक्त मस्जिद से ऐलान हो तो ये तो मजहबी इस्तेमाल हो गया। और वही लीडर अगर कारपोरेशन इलेक्शन में जब 50% रिजर्वेशन है उस वक्त औरतों को टिकट दे तो शरीयत का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना ये मुनासिब नहीं है। और यही वजह है कि मालेगांव शहर पे छोटी छोटी बात को लेकर बड़ी मुसीबत आ रही है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमसे जितना डिफेंस करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आपसे पूछूंगा सवाल मैम
बुलंद इकबाल, हम लोग की अक्सर आदर्श होटल पे मुलाकात हुआ करती थी, चाय पानी एक दूसरे से हम लोग शेयर भी करते थे। जो बीमारी कुछ मैंने सुना उनको थी, कुछ प्रॉब्लम, तो वो क्या था, थोड़ा सा तफसील से मैं चाहूँगा। मुस्तकीम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे अब वो। हाँ मुस्तकीम भाई, आप तो जैसे उनके बहुत ज़्यादा करीब थे। देखो वो ऐसा हुआ कि 2018 15 अगस्त हम लोग का एक प्रोग्राम था शहीदों की यादगार के पास से। कुछ बोगस काम के ताल्लुक से हम लोग एक यात्रा निकाल रहे थे 15 अगस्त को 10 बजे। मैं शहीदों की यादगार के पास, मैं और जो भी यात्रा के लोग थे वो आ रहे थे। बुलंद इकबाल गाड़ी लगा के पैदल आते हो, हम लोग तो रोज़ आना साथ में रहते थे, मगर उस वक्त तो मुझे क्लिक हुआ कि बुलंद को यहाँ सूजन है। अच्छा। तो मैं बुलंद को बोला कि यार ये सूजन जैसा लगती है यहाँ पे, तो उसको शायद पहले से वो था। बोले हाँ यार कुछ भी तो है ना। तो उस वक्त फिर मैं उसको रात में लेके गया 15 अगस्त 2018 की रात में। मैं बोला यार बुलंद कोई बात होंगी तो बता। तो बोले यार कोई बात नहीं है, मगर कुछ भी तो मसला लग रहा मुझे है। फिर उसके बाद मालेगांव में मयूर शाह से हम लोग मिले, बातचीत करें क्या मामला है। फिर वो उसका चेकअप वगैरह हुआ और पूना से रिपोर्ट आई तो ये लगा कि कैंसर है। उस वक्त तो समझ लो कि हम लोग को समझ ही में नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर फ़ौरन बम्बई दिल्ली ओपिनियन लिए और ये हुआ कि ऑपरेशन करना चाहिए। अब बुलंद ऐसा चाह रहा था कि यार अभी ज़्यादा लोगों को कोई बात ना समझे, अपना ऑपरेशन कर ले, उसके बाद बातचीत करेंगे लोगों से। तो हम लोग खामोशी से ही गए ऑपरेशन करने। ब्रिज कैंडी में ऑपरेशन हुआ। सुल्तान परदान जो डॉक्टर हैं उन्होंने ऑपरेशन किया। हम लोग मुतमईन थे कि अब ऑपरेशन अच्छा हो गया, सक्सेस हो गया। उसके बाद का जो प्रोसेस उसमें रहता है वो सब चीज़ें भी हुई। लेकिन वापस रमज़ान महीने में वापस ऐसा लगा कि कुछ तकलीफ़ है। और जब सुल्तान परदान के पास गए और उन्होंने बोला कि ये वापस हो गया है, अच्छा। तो उस वक्त तो समझ लो कि हमारी ज़मीन ही खिसक गई कि यार अब क्या। उसके बाद दिल्ली, वहीं से हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली में बड़े डॉक्टरों का ओपिनियन लिए। फिर कुछ लोगों ने बोला बेंगलोर जाना है, बेंगलोर में हो सकता है। बेंगलोर गए, देवी गौड़ा साहब से वहाँ मिले। हम लोग तो अपॉइंटमेंट वगैरह लिए थे, मगर वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। ऑपरेशन सुबह होने वाला था और पहले तो थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो 8 दिन उसकी फ़िटनेस के हिसाब से थायराइड को सही करने में लगा और सुबह ऑपरेशन होने वाला है। और हम लोग कैंटीन में चाय पीने के लिए खड़े हैं और डॉक्टर आए और बस वो चाय पीते हुए देखे और एकदम ना शॉक्ड हो गए डॉक्टर। हाँ। तो हम लोग भी समझ नहीं पाए कि ये ऐसा क्या। तो वो कुछ बोले नहीं, वो बोले यार अभी एडमिट हो रहा है। तो हम लोग बोले हाँ एडमिशन तो हो चुका है, चाय पीने आए थे। तो बोले ठीक है तुम एडमिट हो जाओ, अपने सुबह बात करेंगे। अच्छा। और सुबह जो है वो जब डॉक्टर जो ऑपरेट करने वाले थे वो आए तो बोले कि वो स्किन में आ गया है और स्किन में आने की वजह से अब ऑपरेट नहीं हो सकता। बस उसके बाद कुछ हमारे हाथ में ही जैसे नहीं बचा। बहुत चाइना अमेरिका ओपिनियन लिए, मगर वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसके आगे अब कोई बात ही नहीं हो सकती थी। तो हॉस्पिटल में ही फिर इंतकाल हुआ था क्या? नहीं, फिर घर पे आए। हमको जो कुछ इलाज जो ऊपर से किया जा सकता था वो हम लोग बेंगलोर में और मुंबई के कोकिला बेन में किए। यानी उसमें ऐसा था कि हर 15 दिन महीने में एक मर्तबा जाकर करना है। फिर अचानक जब यहाँ तबीयत बिगड़ी तो मानवता हॉस्पिटल गए नासिक के, फिर वहीं इंतकाल हुआ। तो ऐसे दोस्त उनको कैसा पाया था भैया आपने? मैं क्या बोलूँ, बुलंद के ताल्लुक से, बुलंद सियासी तौर पर यानी उसके ताल्लुक से ये हो सकता है कि उसकी सियासत में कमी हो सकती, अच्छा हो सकता, गलत हो सकता, मगर एक इंसान के तौर पर मैंने कभी मुखालिफ आदमी को भी नहीं देखा कि बुलंद के ताल्लुक से वो ऐसी कोई निगेटिव राय बनी हो। मेरे ताल्लुक से बहुत निगेटिव बातें हो सकती, ये बात मैं मान सकता। तो जो आदमी के खिलाफ के लोग भी उसके ताल्लुक से निगेटिव नहीं थे, इतना पोलाइट था बिल्कुल मिलने जुलने में, बेशक मुखालिफ लोगों से भी। तो दोस्त वो कैसा हो सकता। वाकई में वो सवाल वहाँ ऐसा है कि हम लोग जितने भी दोस्त थे
उस वक्त हमारा एक अच्छा सर्कल था और सब बुलंद के ही आसपास वो बुनियाद थी दोस्ती की। सही। तो सबके साथ उसका रवैया ऐसा था कि कभी वो किसी को टाइट नहीं बोला, कभी किसी को गुस्से में नहीं बोला, कभी बड़ा खड़ूस था उनमें। वाहिद ऐसा आदमी था मैंने कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुना, गाली भी नहीं, सही। कभी नहीं सुना ना, साथ में रहे कि किसी को गुस्से में गाली भी दिया हो। वही बोला कि उसके ताल्लुक से एक आम आदमी से लेके मुखालिफिन तक एक बात बोलते थे कि लड़का बहुत अच्छा है। तो वो दोस्त तो बहुत अच्छा था। दोस्त और भी अच्छा था, मतलब उसी के साथ साथ। बुलेन वहाँ आगरा रोड पे जहाँ चाय पीने इन लोग बैठा करते थे, तो जो बच्चे रहते हैं जो कप लेने गिलास लेने आते हैं, तो कभी वो जो आमतौर पे होता है इधर आ कप ये गिलास लेके जा, तो बुलेन का हमेशा तरीका ये कि वो रहा था कि बुलाते थे भाई ये गिलास लेगा क्या। अच्छा। यानी जो बुलेन के इंतकाल के बाद वो जो जिसको पच्चर बोलते हैं आम जबान में, वो लोग बोलते थे कभी हमको ये नहीं बोला कि इधर आ और लेकर जा गिलास, ये होता है भाई ये गिलास रख देगा क्या। अच्छा। यानी आजिज़ी से बोलता था। और बतौर भाई कैसे थे मैडम? बहुत, यानी वो बड़ा भाई मेरा था, लेकिन हमेशा डेयरिंग मेरी चली। हाँ। अच्छा। मैं गुस्सा की अच्छा। और वो बर्दाश्त किया हमेशा। उस मेरी आखिरी सालगिरह पे 26 अगस्त में सितंबर में बुलंद का इंतकाल हुआ 16 को, और 26 अगस्त को मुझे बेंगलोर में था और मेरे दोनों बच्चे डेंगू हो गया था। मैं द्वारका मनी में दोनों बच्चों को लेकर अकेले थी, ये खुद बुलंद के साथ थे। तो उस वक्त वो मेरे को जो उसने बर्थडे विश किया, उसने ये बोला कि हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर, तू मेरी छोटी बहन रही लेकिन हमेशा हौसला देने का काम, हिम्मत देने का काम मैं बड़ा भाई होने के बावजूद भी तूने मुझे हौसला दिया है। वो मैंने मैसेज उसके संभाल के रखे। तो वो बहुत यानी बर्दाश्त करने वाला, किसी को तलखी से नहीं बोलने वाला, और हर ज़बान में उसको अबूर हासिल था। वो उर्दू में जिस तरह अच्छी तकरीर कर सकता था, वैसे ही मराठी में भी अच्छी तकरीर करता था, वैसे ही वो इंग्लिश में भी अच्छी तकरीर करता था। और किसी भी टॉपिक पे अगर बुलंद से पूछा जाए, चाहे वो कानून नया बन गया हो या नया जीआर आया हो, ऐसा है कि जब हम ये पार्टी के मेमोरेंडम लेके किसी ऑफिसर के पास जाते थे, तो ये होता था कि वो ऑफिसर को नया जीआर और अमेंडमेंट ना पता हो, लेकिन बुलंद को पता रहता था। और किसी भी टॉपिक पे बुलंद से पूछेंगे तो वो ये बताता मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन बोल के पूरी डिटेल वो बताता था। अच्छा। यानी उसकी स्टडी इतनी थी, वो रीडिंग बहुत करता था। यानी साहब की आदत कहीं ना कहीं हाँ, बहुत थी, उसके बहुत अंदर ज़्यादा थी। और वो हमेशा जो है उसके अंदर ये बात रही कि नदामत से रहा, कभी किसी को तलखी से बोलता नहीं था। और यही उसकी खूबी थी कि आज भी लोग बुलंद को याद करते। कोई सियासी बहुत बड़ा अचीवमेंट बुलंद ने पाया नहीं, लेकिन लोगों के बताओ दिलों में इंसान जगह एक अंदर बहुत अच्छा, पाई। बिल्कुल। क्योंकि वो निहाल अहमद के उरूज देखा हुआ उनका लड़का सियासी तौर पर, लेकिन किसी तरह का उसकी ज़बान से, उसके चाल चलन से या उसके तरीके से वो गुरूर घमंड कभी नहीं। जब उसको सियासत में लाने की बात आई तो साहब सबसे पहले मेरे वालिद बोले थे कि 2 काम करना सियासत में आने से पहले, एक तो अपनी तालीम मुकम्मल करना, दूसरा माली तौर पे मुस्तहकम होना। पहले वो कारखाना शुरू किया, कारखाने में उसको कारोबार स्टार्ट कर दिए। जो आदमी माली तौर पे मुस्तहकम रहेगा उसी ने सियासत करना चाहिए, वो साहब ऐसा बोलते थे। सियासत को कभी कारोबार नहीं बनाना, नहीं तो जब आपका जवाल आएगा तो चिंदी चोर हो जाएंगे। ऐसा रहना चाहिए कि सियासी ओहदे मिले नहीं मिले, तुम्हारा कारोबार चलता रहे, तुम्हारे यहाँ कुर्सी टेबल पे एक आदमी काम करता रहे। ये मजबूती आएगी तो सियासत में आना, नहीं तो उसूल ख़त्म हो जाते। जब अपना खुद का कोई रोज़गार नहीं होता और सियासत को लोग रोज़गार समझ लेते हैं, तो ऐसा होता है कि अपना घर चलाने के लिए लोग चिंदी चोर हो जाते, फिर उसूल कुछ नहीं बचते। आप देखेंगे बड़े बड़े ओहदेदार ऐसे हैं मालेगांव में जो ओहदे पे हैं, उनका पूरा पूरा घर कोई काम नहीं करता। सही बात है। और उसके बाद भी घर की कफालत हो रही है, घूमने फिरने जा रहे हैं, जियारत को जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि पैसे आते कहाँ से और कैसे जायज़ हो जाते हैं। ऐसे वक्तों में फिर जायज़ हो जाता। मैडम, जैसे साहब ने हमेशा मरते दम तक जनता दल से जुड़े रहे थे, वो है ना, फिर अचानक आप लोगों ने समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला क्यों किया? साथी निहाल अहमद साहब बचपन से सोशलिस्ट लीडर रहे।
हमारी पहले जो जिस पार्टी में साहब थे वो सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके 2 हिस्से हुए नज़रियाती तौर पे। अच्छा। उसके बाद फिर वो जनता पार्टी बनी, उसके हिस्से हुए, फिर जनता दल बनी। यानी निहाल साहब ने कभी पार्टी नहीं बदली, जनता दल बनी, उसमें भी 2 हिस्से हो गए। एक जनता दल यूनाइटेड जो बीजेपी के साथ चली गई थी, तो और जो जनता दल सेकुलर थी वो सेकुलर रही, तो उसमें साहब रहे। तो ऐसे वक्तन फ़ौक्तन पार्टी नहीं बदली गई, पार्टी के टुकड़े हुए नज़रियात की बुनियाद। ओके। और हम लोग जनता दल सेकुलर में इसलिए थे कि साथी निहाल अहमद साहब थे, और वो पार्टी की बुनियाद ही सेकुलरिज्म पर बनी हुई थी, इसलिए हम उस पार्टी में थे। लेकिन अचानक जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आए, उससे पहले ये खबर आई कि जो देवी गौड़ा ऑल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं जनता दल सेकुलर के, वो बीजेपी के साथ पैक्ट कर रहे हैं। और हमने उनको लेटर लिखा, जैसे मैं शहर अध्यक्ष थी जनता दल की, तो मैंने उनको मेल किया, लेटर दिया, तो उन्होंने ये बोलते रहे कि हम लोग अपने नज़रियात से हटेंगे नहीं। लेकिन जब उनका ऑफिशियल बयान आया कि वो बीजेपी के साथ पैक्ट कर रहे, तो वहाँ जो उसका जो सेकुलरिज्म था वो ख़त्म हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए हमको उस पार्टी में जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बनी, साथी निहाल अहमद साहब सेकुलरिज्म की बुनियाद पे पूरी ज़िंदगी गुजारे, और वो निहाल साहब की ही ये सोच थी कि मालेगांव शहर में कोई फ़िरका परस्त पार्टी, यानी जो आज बोला जाता है मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ, उस ज़माने में बहुत रहता था, लेकिन मालेगांव शहर में मुस्लिम लीग को भी पैदा नहीं होने दी कि एक फेस ना आ जाए फ़िरका परस्ती का। तो वो चीज़ जब बीजेपी के साथ पैक्ट होने लगा, तो हम बहुत भारी मन से हम लोगों ने जनता दल को छोड़ दिया। और उस वक्त जब हमने जनता दल को छोड़ा, तो कई, चाहे वो शिवसेना, दोनों तरह की शिवसेना की तरफ से हमको ऑफ़र आया, राष्ट्रवादी कांग्रेस, चाहे शरद पवार साहब की हो, चाहे अजीत पवार साहब की, उधर से भी हमको बोला गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बोला गया। लेकिन हमको बेहतर ऑप्शन वो लगा जो सेकुलरिज्म पे चलने वाली होगी। मैंने ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान में आज अगर सेकुलरिज्म को चलाने के लोग हैं, तो एक अखिलेश यादव साहब, एक जो है वो तेजस्वी यादव साहब, और ममता बनर्जी, ये मेन सुतून है जो चला रहे। और मुलायम सिंह जो है नेताजी, वो जनता पार्टी से ही निकले हुए थे, और वो कभी बीजेपी के साथ उन्होंने पैक्ट नहीं किया, और कभी वो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ नहीं गए। और यहाँ तक कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले कार सेवक हमला किए बाबरी मस्जिद को शहीद करने की, तो वो लीडर जो मुसलमान नहीं होते हुए भी उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, और उस वक्त अगर वो गोली नहीं चलाते तो बाबरी मस्जिद शायद उस वक्त शहीद हो जाती। तो एक ऐसा नेता जिसके नाम के आगे लग गया मुल्ला मुलायम सिंह, हाँ सही है। तो हमको ये लगा कि ये सेकुलरिज्म आदमी सही है। अगर मुसलमान कोई मुसलमान की बात करता है तो वो इतना बड़ा सेकुलर नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदू होकर मुसलमानों के लिए मस्जिद की हिफाजत के लिए बात किया, तो वो बड़ा नेता है, और हम लोग उनके साथ गए क्योंकि हमारा जनता परिवार का वो हिस्सा थे। तो ये पार्टी छोड़े हमने इसलिए कि पार्टी ने अपना सेकुलरिज्म छोड़ा। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी इतना वक्त दिया आप लोगों ने, और मैंने आपको बहुत बोर किया, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, माफी चाहता खुशी हुई आपसे मिलके। देखो हम लोग हैं ना, ऐसे इंटरव्यूज तुम देखेंगे रोज हमारे हाँ, होते होते जाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा तवील इंटरव्यू हो गया हमको हमारा। अच्छा लगता है जी, गैर जी। सियासी बात करना, निजी बात करना, और दिल खोल के बात करना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, ये वीडियो बहुत लोग पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि शान हिंद मैडम और हमारे मुस्तकीम भैया, इनकी ये मज़ेदार गुफ्तगू आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और इसमें बहुत सारी बातें आपको समझने और सीखने का मौका भी मिला होगा सियासी हालात के ताल्लुक से। और आप लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि दोनों की आपस में कितनी माशाल्लाह अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे से बहुत प्यार है। और हम दुआ करेंगे दोनों के लिए कि अल्लाह ताला उनके प्यार को ताहयात कायम रखे, दायम रखे, और उनके हर वो अरमान पूरे करें जो वो कौम के लिए, समाज के लिए, हमारे शहर के लिए करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।